नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड में यात्रा निकालने का काम किया था। देहरादून में सैन्य धाम बनकर लगभग तैयार हो गया है। सैन्य धाम में शहीदों की स्मृति बनी रहे, इसके लिए हमने उनके घर आंगन की मिट्टी मंगाई थी। हमने पहले चरण में ये अभियान पूरा कर लिया था। ये सैन्य धाम हमेशा इस बात का स्मरण करता रहेगा कि देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के वीरों ने अपनी शहादत दी। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम। देहरादून ऋषिकेश के गोलर में देश का पहला ब्रिज होटल शुरू हो गया है। बिग ब्रिज होटल का उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन, सिंचाई और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किया। ये होटल प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर चारधाम यात्रा मार्ग के पुल पर विकसित किया गया है। होटल में आधुनिक आवास, भोजन, स्वच्छ शौचालय स्थान, पार्किंग और सुरक्षित विश्राम क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये पहल पर्यटन को नए आयाम देगी और सतत सुरक्षित विकास का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। गोलर के बाद स्वतोली, बरपाला, देवप्रयाग, नंद्रप्रयाग और जोशीमठ में भी ऐसे विकास काम किए जाएंगे। कहना चाहूँ, आज बिग ब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और हमारे PWD में काफी डिफंक्ट ब्रिजेस थे जो छोड़ दिए गए हैं और डायलेटेड हो गए थे, टूट गए थे। तो हमारा ये लक्ष्य था कि इन ब्रिजेस के ऊपर हम जो हैं कैफेटेरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, लोगों को सुविधा प्रदान करें। आज उसी क्रम के अंदर हमारे अभिनव जी ने ये बिग ब्रिज बनाया है, जिसके अंदर ब्रिज के ऊपर ये एक कैफेटेरिया की फैसिलिटी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी डेवलप की हैं। तो निश्चित रूप में जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये बड़ा अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयास है। और इसमें काफी ब्रिजेस हमारे उत्तराखंड में हैं जो लोहे के गर्डर्स के ब्रिज थे, उनका वाइड स्पैन बहुत कम है, तो उन सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस प्रकार के कैफेटेरिया और ब्रिजेस के लिए, होटल्स के लिए। तो ये कैफे और होटल्स के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे जनता को सुविधा मिलेगी और स्वच्छ खाना मिलेगा, तो हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से 54 टीमों के लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन को इस आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जो राज्य के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड तेजी से खेल भूमि के रूप में अग्रसर है। इधर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग में 91वें कृषि विकास मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर कृषकों से अनेकों उत्पादों की जानकारी ली। इस मेले में अल्मोड़ा समेत विभिन्न जिलों के काश्तकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। मेले के दौरान अतिथियों द्वारा रबी फसल की नई उन्नत प्रजातियों के बीजों का लोकार्पण किया गया। मेले में आए किसानों द्वारा खेती और बागवानी से संबंधित रखी गई समस्याओं का संस्थान के वैज्ञानिकों ने समाधान किया और किसानों को उन्नत खेती के टिप्स दिए।
का विज्ञान मेले का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। ये 91वां मेले का कार्यक्रम हो रहा है। ये संस्थान अपने आप में पूरे भारत सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी शुरुआत जिस प्रकार से लगातार लंबे समय से रही है और इसकी शुरुआत कहना चाहिए कि मैं तो कहूँगा कि 1936 से हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया 1974 में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। बुसी सेन जी के प्रयास से, उनके बहुत ही मेहनत के साथ ये संस्थान डेवलप हुआ। मैं कह सकता हूँ कि हरित क्रांति के उस दौर पे जब हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे तो उस समय जय जवान जय विज्ञान जय किसान का जो नारा दिया था, उसी नारे के तहत किसानों ने एक प्रकार का, मैं कहता हूँ कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनके क्रिया का क्रम से और हमारे उनकी मेहनत से जो प्रयास आज सफल हुआ है, तो लगभग आज इस संस्थान ने। इधर मंगलौर पुलिस ने बिजली घर में विद्युत स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने का खुलासा किया। इसके बाद विद्युत विभाग ने मंगलौर और लंढौरा के एसडीओ सहित जेई पर कार्रवाई की, लेकिन विभागीय कर्मचारियों द्वारा बिजली चोरी किए जाने के मामले को लेकर किसान भी उग्र हो गए। किसानों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी मिलकर स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी कर लाखों रुपए का राजस्व हड़प रहे हैं और इसकी भरपाई गरीब किसानों से करवाई जा रही है। विजिलेंस के बहाने किसानों पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक चोरी विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर क्षेत्र की स्टील फैक्ट्री को हर माह लाखों रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा था। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर चोरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ये जो बिजली चोरी का जो प्रकरण आया सामने कल, ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है और ये बहुत बड़ा एक खेल है। इसमें ये जेई एसडीओ नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त होंगे, क्योंकि ये चोर बना रहे गरीब जनता को, किसान मजदूर को। लेकिन चोर तो बड़े बड़ी कंपनी वाले उद्योगपति चोरी कर रहे, चोर तो बड़े चोर वे हैं। गरीब जनता किसान मजदूर को चोर बिना वजह बनाया जा रहा। हमारा इस प्रकरण को कहना यह है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो, उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए और जितने भी करोड़ की बिजली चोरी करवाई उनकी संपत्ति बेचकर उसकी रिकवरी करी जाए। और मंगलौर थाने के जो हमारे थाना अध्यक्ष है, उनसे हमारा ये निवेदन है कि कठोर कार्रवाई करे। नहीं, अगर कठोर कार्रवाई होगी तो भारतीय किसान यूनियन मंगलौर थाने में इनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेगी। भारतीय किसान यूनियन ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि हाल में ही मंगलौर के नारसन में विद्युत चोरी की घटना हुई थी। उसमें विद्युत कर्मचारियों सहित 5 के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया था और विद्युत विभाग ने विद्युत कर्मचारियों सहित एसडीओ और जे के खिलाफ कार्यवाही भी की थी। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री का कहना है कि जब विजिलेंस टीम द्वारा गरीब मजदूर किसान के छापे मारे जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है और चालान किया जाता है, लेकिन इसमें विद्युत चोरी में विद्युत विभाग के बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हो सकते हैं। उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। यदि विद्युत विभाग ने जल्दी और कोई कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करने पर मजबूर होगी। एनबी के लिए मंगलौर से अकील अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत के विजन के तहत नगर पंचायत बनबासा में स्वच्छता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। नगर में डंपिंग किए गए कूड़े से राहत दिलाने के लिए ट्रूमल मशीन का शुभारंभ किया गया। अधिशासी अधिकारी दीपक चंद्र बुढ़ला कोटी ने बताया कि इस मशीन से निकलने वाले सीडी वेस्ट का उपयोग गड्ढे भरने में किया जाएगा, जबकि आरडीएफ बाजपुर भेजा जाएगा और इसे वेस्ट टू एनर्जी में इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लांट क्षेत्रवासियों को स्वच्छ वातावरण और नगर को साफ सुथरा बनाए रखने में महत्वपूर्ण मदद करेगा। इधर राजधानी देहरादून में नगर निगम और एमडीडीए की संयुक्त टीमों ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीमों ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए दर्जनों दुकान को ध्वस्त किया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में अवैध निर्माण
और अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। एमडीडीए ने इन शिकायतों की जानकारी नगर निगम को दी, जिसके बाद नगर आयुक्त ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए और संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई इसलिए की गई कि एमडीडीए द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमडीडीए ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है मौके वाला। और ये कितना क्षेत्र रहने वाला है, कब तक ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई जितना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नया स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,676 लाख रुपए की पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जो प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेंगे। अपर सचिव अभिषेक रोहिला ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को विकास को लेकर संकल्पबद्ध है। चारधाम यात्रा की सफलता से जहां लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन और अन्य सरकारी पहलों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानी। भारत मां के वीर सपूतों को नमन करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट परिसर रोशनाबाद से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शहीद हवलदार सुनीत कुमार सैनी और शहीद नायक प्रदीप कुमार की पत्नियों और उनके घर आंगन की मिट्टी का ताम्र कलश सौंपकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के अवसर है और हरिद्वार इन वीर परिवारों पर गर्व महसूस करता है। में सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां से भी अवैध अतिक्रमण हटाए, चाहे वो अवैध मजार हो या फिर तालाब की भूमि हो या फिर सिंचाई की भूमि पर अतिक्रमण हो, तो उसको प्रॉपर उसकी तारबाड़ करके वहां पर एक साइन बोर्ड जरूर लगाया जाए कि वो ग्राम समाज की या जिस भी विभाग की भूमि है, और पुनः जब भी अगर कोई फिर पुनः अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो उसको सुसंगत धाराओं में उस पर मुकदमा भी दर्ज करें। कोई मेले या कोई भी सभा या कोई भी ऐसा अतिक्रमण करने की आड़ में अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, और इसमें कोई भी ऐसी परमिशन हम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि उसका प्रॉपर हम पेपर वर्क चेक न कर लें, उसकी वो कौन सी जमीन है, किस जमीन पे वो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। मैं विंग कमांडर डॉक्टर सरिता नेगी पवार हूँ, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हरिद्वार जनपद। आज हमारी शहीद सम्मान यात्रा का दूसरा स्टेप शुरू हुआ। पहला स्टेप में हमने
शहीदों के घर आंगन से मिट्टी एकत्रित करी थी। तो हमारे जनपद में 2021 के बाद से 2 शहीद परिवार थे जिनके गांव में जाकर के कल 3 अक्टूबर को हम लोगों ने उनके घर आंगन की मिट्टी को ताम्र कलशों में एकत्रित करा और आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन्हीं ताम्र कलशों के साथ जिसमें घर आंगन की मिट्टी थी और शहीद के परिवार जो वीर नारियां और उनके जो आश्रित थे वो सब लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए। लैंसडाउन रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में वहां पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी उनको ताम्र कलशों से सम्मानित करेंगे वीर नारियों को। हरिद्वार महिला अस्पताल का वायरल वीडियो अब राजनीतिक रंग ले रहा है। विभाग ने एक डॉक्टर सहित 3 लोगों की सेवाएं समाप्त की है, जबकि प्रांतीय चिकित्सक संघ ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया और चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते में जांच नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित महिला और आरोपी डॉक्टर से पूछताछ की। डॉक्टर का कहना है कि ये प्रकरण आपसी तालमेल बिगड़ने की वजह से हुआ है। यहाँ पर पूछताछ की है, क्या शिकायत क्या? राज्य महिला आयोग को ये संज्ञान में स्वतः संज्ञान लिया है कि एक महिला के साथ जिस तरह का यहाँ पर व्यवहार हुआ उसकी सत्यता कितनी है, इसकी जानकारी के लिए मैं राज्य महिला आयोग से आज यहाँ पे पहुंची। किन बिंदुओं पर आपने जांच की, क्या पाया? भाई जहाँ तक मीडिया में ये आ रहा था कि डिलीवरी गैलरी में हुई है, तो उन सब चीजों के किसका व्यवहार कैसा, डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, नर्स कैसी थी, आशा वर्कर को कहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, इन सब चीजों की जानकारी के लिए विस्तार से, क्योंकि जानकारी सीएमओ अपने स्तर से करा चुके थे, फिर आयोग से भी मैं पुनः आई हूँ। नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता दुष्प्रचार है। अब इस दुष्प्रचार का लाभ किसको मिलेगा? मेरा तो कहने का मतलब ये, जिनको लाभ मिल रहा है वो गरीब तबके का आदमी है। अगर ये गरीब तबके के इस तरह से चिकित्सालय का दुष्प्रचार किया जाएगा सरकारी का, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? मरीज कहाँ जाएगा? तो इससे दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो लाभ मिल रहा है वो पूरे मतलब उत्तरांचल राज्य में, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा डिलीवरी आप सरकारी अस्पतालों की काउंट करेंगे, महिला अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेज को छोड़ के, तो सबसे ज्यादा सीजर और सबसे ज्यादा डिलीवरी महिला अस्पताल में होती है। जबकि यहाँ पे चिकित्सकों के अगर रेशियो के हिसाब से देखा है, जिस तरह का पूरा प्रकरण है, क्या लगता है आपको कि जांच जल्दबाजी में हुई है और क्या मांग आपकी है? ये तो है कि जो 29 तारीख को जो घटना हुई थी, जो दुष्प्रचार यहाँ से हुआ है कि बच्चा फर्श में आता, वो बिल्कुल असत्य है, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि बच्चा जो हुआ है वो एएनसी बेड में ही हुआ है, उसके बाद जो उसका प्लेसेंटा आउट हुआ है वो आपका लेबर रूम पे हुआ है। दूसरा है कि ये जांच में भी माने जो प्रथम दृष्टि जो जांच हुई थी उसमें भी ये पुष्टि हुई है कि बच्चा एएनसी में हुआ है और एएनसी बेड में ही हुआ है, बच्चा फर्श में नहीं हुआ है। तो जो इस प्रकार का भ्रामक और दुष्प्रचार किया गया, पहले तो उससे हमारा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ संतुष्ट है। और दूसरी बात है कि जो कार्रवाई की गई थी इसमें एक तरफा कार्रवाई है, क्योंकि इसमें जो 2 को प्रतिकूल प्रविष्टि और 1 की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रदेश से मानसून ने विदाई ले ली है। कुछ दिनों से तेज धूप से तपस देखने को मिल रही है, लेकिन बीते दिनों फिर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले दिनों यानी कि 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में 5 तारीख की रात्रि या 6 तारीख की सुबह से मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 4000 मीटर से ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं का चलन और आकाशीय बिजली चमक सकती है। साथ ही उन्होंने भूस्खलन वाले इलाकों के आसपास रहने वाले पहाड़ों पर यात्रा कर रहे लोगों को सचेत रहने के लिए सावधानी बरतने की अपील की। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।